अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए नया नावल लेकर आई हूँ। इस नावल की फरमाइश जो है वो 2 से 3 लिसनर्स ने की थी, लेकिन मुझे सबके नाम याद नहीं है। तो ये नावल पहले से अपलोडेड है यूट्यूब पर, लेकिन सबका कहना है कि इनकम्प्लीट है, आवाज़ ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर इसे ही शेयर कर देते हैं। आप लोग इतना इसरार करते हैं और मेरी ही आवाज़ में सुनना चाहते हैं। यकीन करें, मैं चाहती हूँ मैं आप सबकी फ़रमाइशें पूरी करूँ, लेकिन मैं अकेली हूँ ना, मैं क्या क्या किस किस की फ़रमाइश पूरी कर सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सबकी फ़रमाइशें पूरी करूँ, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसमें वक्त तो लगेगा ना। वैसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारा दिन रिकॉर्डिंग करती जाऊँ और एपिसोड अपलोड करती जाऊँ। तो मुझे बाकी सारे काम भी करने होते हैं ज़िंदगी में, और भी बहुत सारे जो है झमेले होते हैं, उन्हें भी देखना होता है। तो टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबकी फ़रमाइशें पूरी हों। तो लाइन में है आपकी फ़रमाइश और मज़ीद नावल्स की भी, लेकिन आज जो है मैं फ़िलहाल यही शुरू कर रही हूँ। बाकी की निस्बत ये मुझे छोटा लगा था। फरमाइशी लिस्ट में मैं ये भी देखती हूँ कि जो नावल छोटा हो, यानी कम ड्यूरेशन लेगा, कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी कोशिश होती है पहले उसे पूरा कर दूं, ताकि उस इंसान को इंतज़ार ना करना पड़े। लॉन्ग नावल अगर पहले शुरू कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिन चलता है और बाकी लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं। एनीवेज़, ये सारी चीज़ें तो मैं मैनेज करने की कोशिश करती रहती हूँ। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। तो इस नावल की फ़रमाइश जो है वो हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना और मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला। नावल कैसा है मुझे नहीं मालूम, पहले से यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग सुनना चाहें तो सुन लीजिए। लेकिन कहा यही गया है कि आवाज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि राइटर का नाम ही काफ़ी होता है, तो निखत अब्दुल्ला बहुत अच्छा लिखती, जानी मानी राइटर हैं, तो कहानी उनकी लिखी हुई है तो यकीनन अच्छी ही होगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, जिसकी आज आप सुन रहे हैं किस्त नंबर 1। गर्मियों की रात थी, कतरे ठंडी और पुरसकून सी। दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद शाम में हवा ने कुछ अटखेलियाँ शुरू की थीं। मोतिया और रात की रानी को छूकर जब आंगन का रुख करती तो पूरी फिज़ा महकी हुई सी लगती थी। रबिया ने सरे शाम ही कलसूम और हुमा के साथ मिलकर आंगन में छिड़काव कर दिया था। फिर लाइन से चारपाइयाँ बिछाकर उन पर खेस बिछा दिए थे। रोज़ाना की तरह ये काम करते हुए उन तीनों बहनों ने आपस में छेड़छाड़ नहीं की थी और ना ही छिड़काव करते हुए एक दूसरे पर पानी फेंका था। एक दूसरे से नज़रें चुराएं, बस खामोशी से हर काम हो गया। और तो और अम्मा भी खामोश थीं, ना कोई हिदायत ना सर्जिश। बरामदे में रखे तख्त पोश पर बैठी जाने किन सोचों में गुम थीं। उनकी आंखें एक ही नुक्ते पर मरकूज़ और चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरों का जाल था। किसी किसी वक्त एक तवील सांस आह की सूरत में उनके होंठों से खारिज होता तो चारपाइयों पर खेस बिछाते उसके हाथ वहीं रुक जाते और वो दर्ज दीदा निगाहों से अम्मा की तरफ देखने लगती। छोटी आपा गर्मी के बावजूद कमरे में बंद थीं। कोई और वक्त होता तो अम्मा उन्हें आवाज़ पर आवाज़ दिए जाती, लेकिन इस वक्त तो जैसे वो उन्हें पुकारते हुए भी डर रही थी। गो कि अम्मा कसूरवार नहीं थी और कसूरवार तो कोई भी नहीं था। फिर भी जब कभी ऐसी कोई बात होती, छोटी आपा का मूड बिगड़ता और हर एक अपने आप को उनका मुजरिम तस्वुर करने लगता था। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं इस घर के और ख़ासकर छोटी आपा के दिलदर समेट लेती। दिन में कितनी बार उसने इस अंदाज से सोचा था। अब भी खुले आसमान पर दूर तक नज़रें दौड़ाते हुए उसने दिल ही दिल में दोहराया। फिर उसकी नज़रें सितारों की झुरमट पर जम गईं। जाने एक दूसरे के बेहद करीब क्या सरगोशियां कर रहे थे। कुछ शरीर सा अंदाज था, जलते बुझते जैसे आंखों से एक दूसरे को इशारे कर रहे हों। रोज़ाना सितारों के झुरमट को देखते हुए उसके होंठ आप ही आप मुस्कुराने लगते थे, और उनके दरमियान जब वो चांद का तस्वुर करती तो एक चेहरा नमूदार होकर कितने सुहाने ख्वाब उसकी पलकों पर उतारा करता। फिर बकिया तमाम रात वो उन ख्वाबों की सरजमीन पर उसका हाथ थामे बहुत दूर तक निकल जाती थी, और ख्वाब तो वो अब भी सजाना चाहती थी। हर तरफ से बेनियाज होकर कुछ देर को हकीकी ज़िंदगी की तलखियाँ भुलाकर कुछ सुहाने ख्वाब ही सजा ले, लेकिन दिल इतना बोझल हो रहा था कि कोई अच्छी बात सूझ ही ना रही थी। सितारों के झुरमट से सफ़र करती हुई उसकी नज़रें अपने आंगन का तवाफ़ करने लगीं। किचन के दरवाजे के पास पेडिस्टल फ़ैन रखा था और उसके सामने सबसे पहले अब्बा मियाँ की चारपाई थी। उनसे कुछ फासले पर कलसूम और हुमा, फिर वो खुद थी। अम्मा की चारपाई सिरहाने की तरफ थी और छोटी आपा बरामदे में तख्तपोश पर सो रही थी। पिछले साल जब बड़ी आपा की शादी नहीं हुई थी तो अम्मा के पैरों के पास उनकी चारपाई बिछा करती थी। उसने बारी बारी सबको देखा। अभी तो रात का पहला पहर था और सब सो रहे थे।
उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी करवट बदलकर ज़बरदस्ती आंखें बंद कर लीं। अब्बा मियाँ यानी इकराम अली एक सरकारी मुलाजिम थे, निहायत शरीफ, ईमानदार और खुदा की रज़ा में राज़ी रहने वाले। कभी कोई शिकवा उनकी ज़ुबान से निकलते नहीं सुना गया। हमेशा शुक्र का कलमा पढ़ते नज़र आए। थीं तो अम्मा भी तकरीबन उन्हीं की तरह, लेकिन कहीं कहीं मुकद्दर से शाकी नज़र आती थीं। कुदरत ने उनकी झोली में यक्के बाद दीगरे 5 बेटियां डाल दीं, तो बेटे की आरज़ू में शिकवा तो उनके लब पर आना ही था। अब तक हसरत से कहती, क्या था जो अल्लाह मियाँ एक बेटा दे देता, बुढ़ापे का सहारा तो हो जाता। बेटियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं, अपने अपने नसीब का दाना चुगेंगी और उड़ जाएंगी। और दूसरा शिकवा उन्हें अपनी गरीबी से था, लेकिन ये शिकवा उनके लबों पर शाज़ो नादिर ही आता था। बज़ाहिर वो मुतमईन ही नज़र आती थी। अब्बा मियाँ की लगी बंधी मामूली सी तनख्वाह और घर में 5 बेटियाँ जो ककड़ी की बेल की तरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थीं, और उसी हिसाब से महंगाई भी। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में जिस तरह अम्मा घर का खर्च चलाती थीं, ये उनका ही कमाल था। और इस बात के अब्बा मियाँ भी मोतरफ़ थे, क्योंकि वो तो तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रख कर बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाते थे। लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर था कि इस मामूली सी रकम में पूरा महीना चलाना किस कदर मुश्किल काम है। और फिर लड़कियां भी सब पढ़ने वाली थीं। अम्मा उन औरतों में से नहीं थी जो हर वक्त तनख्वाह की कमी और महंगाई की ज़्यादती का रोना रोकर घर का सुकून बर्बाद करती हैं। उन्होंने औलाद के सामने कभी ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया। उनकी शख्सियत में बुर्दबारी थी और ख़ुददारी इस हद तक कि महीने के आखिरी दिनों में चटनी रोटी पर गुजारा कर लेती, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ना कभी हालात से तंग आकर अब्बा मियाँ को उनकी कम मायगी का ताना दिया। इन तमाम बातों के साथ शायद उनके अंदर कहीं खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी की ख्वाहिश ज़रूर थी, जिसका इजहार उन्होंने यूं तो कभी नहीं किया। लेकिन जब बड़ी आपा के लिए पैगाम आना शुरू हुए तो उनकी दिली ख्वाहिश इस तरह सामने आई कि वो हर आने वाले पैगाम को बड़ी सहूलत से रद्द करती गईं। नेक बख्त, आखिर तुम चाहती क्या हो? एक दिन अब्बा मियाँ ने पूछ ही लिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ इकराम अली कि मेरी बेटी अच्छे खाते पीते घर में ब्याही जाए। अम्मा की साफ गोई पर अब्बा मियाँ कितनी ही देर तक सर झुकाए बैठे रहे। देखो ना इकराम अली, अम्मा कहने लगी, हमने तो जो बुरी भली गुजारनी थी गुजार ली, अब कम से कम बेटियों के लिए तो अच्छा सोचें। इस घर में हमने बच्चियों को दिया ही क्या है सिवाय तालीम के? ना अच्छा पहनाया, ना अच्छा खिलाया, तो क्या उनकी ख्वाहिश ना होगी अच्छा पहनने और अच्छा खाने की? उनके नसीब में अगर अच्छा पहनना और अच्छा खाना लिखा होगा तो ज़रूर मिलेगा। तुम क्यों फ़िक्र करती हो? अब्बा उन्हें रसान से समझाते हुए बोले। मुझे फ़िक्र करनी है, अम्मा अपनी बात पर ज़ोर देकर बोली। मैं अपनी बेटी को किसी क्लर्क से ब्याह कर इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो सकती कि उसके नसीब में होगा तो वो क्लर्क मैनेजर बन जाएगा या किसी मिल का मालिक। नहीं इकराम अली, अपनी सारी ज़िंदगी तो कभी सर और कभी पाँव ढाँपने के चक्कर में गुजर गई। अब बेटियों के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, तुम यही कहोगे कि कहीं बेटियों की उम्रें ना निकल जाएं, तो बेशक निकल जाएं। यहाँ दाल रोटी खाकर चैन की नींद तो सोती हैं। अगर दूसरे घर में भी यही हालात रहे तो चैन की नींद भी नहीं मिलेगी। अभी अकेली जान है, कोई तरद्दुद नहीं। अगले घर में ऐसे हालात हुए तो 100 बखेड़े होंगे, अपनी कम और घर की फ़िक्र ज़्यादा। और सब बच्चे होंगे तो उनके लिए जान मारते हुए ज़रूर सोचेंगी कि हमें सारी ज़िंदगी में मिला ही क्या। माँ बाप के घर भी हर चीज़ को तरसते रहे और यहाँ भी कुछ ना मिला। तुम्हारी बात ठीक है, अब्बा मियाँ कुछ देर सोचते रहने के बाद बोले थे, लेकिन मैं समझता हूँ अब जब बड़ी के लिए इतने पैगामात आए हैं वो सब मौजू और मुनासिब थे। जावेद, खालिद, कासिम, क्या बुराई थी उन सब में? पढ़े लिखे, नेक और सबसे बड़ी बात कि शरीफ ख़ानदानों से थे। मैं मानती हूँ ये सब खूबियाँ थी उनमें, लेकिन जो खूबी मैं चाहती हूँ वो किसी में नहीं थी। अम्मा हाथ उठाकर फैसला कुन लहजे में कहती। गोया पैसे को तुम खूबी मानती हो? अब्बा मियाँ हंसते हुए बोले थे। हाँ, अम्मा ने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। तुम ख्वाह मजाक उड़ाओ या कुछ भी कहो, मेरे नज़दीक ये बड़ी खूबी है। और सुन लो, मैं बेटी वहीं ब्याहूँगी जिसमें ये खूबी होगी। नेक वक्त इस घर की करता धरता तुम हो। अब्बा मियाँ ने हथियार डाल दिए। स्याह और सफ़ेद की मालिक हो, जो मुनासिब समझो करो, लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ इस एक खूबी को देखते हुए बकिया बातों को नज़रअंदाज मत कर देना। फ़िक्र मत करो इकराम अली, देखभाल कर ही करूँगी। अम्मा ने खुद मुतमईन होकर अब्बा मियाँ को भी इत्मीनान दिला दिया था। मेरी बेटियाँ हज़ारों में नहीं लाखों में एक हैं। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घरदारी का सलीका भी है, और फिर खुदा की ज़ात से नाउम्मीद भी नहीं हूँ। अब जबकि इस घर में पत्थर आने ही लगे हैं तो मुझे यकीन है कभी कोई ऐसा पत्थर भी ज़रूर आएगा जो हर लिहाज से मेरी बेटी के लिए मौजू होगा। बड़ी आपा पहलोठी की औलाद थी, खासी खुश शक्ल, दरमियाने कद के साथ जिस्म सडूल था।
मिजाज में ठहराव बल्कि बहुत हद तक कम सुखन कही जा सकती थी। बस एक धीमी मुस्कान जो हरदम उनके होंठों पर सजी रहती। पिछले साल उन्होंने बीए किया था, उसके बाद खरीदारी में मसरूफ़ थी। गो कि उनके लिए पैगाम तो उसी वक्त आना शुरू हो गए थे जब वो बीए में पढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि कोई अम्मा के मेयार पर पूरा नहीं उतरा था, इसलिए पहले उनकी पढ़ाई का बहाना करके टालती रहीं। फिर जब ये उज़र भी नहीं रहा तो सहूलत से मना करती रहीं। मगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहा, यानी अम्मा को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता साल बुआ आसिम बेग का पैगाम लाई, जो हर लिहाज से अम्मा के मेयार के मुताबिक था। आसिम बेग एक बैंक में मैनेजर थे। कुनबा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक माँ और एक छोटा भाई। घर भी ज़ाती था और ज़िंदगी की मज़ीद सहूलतें भी हासिल थीं। अम्मा की सोच बहुत ऊंची नहीं थी, बस बेटी खुशहाल हो और मामूली मामूली चीज़ों को तरसना ना पड़े। इस लिहाज से आसिम बेग नहायत मुनासिब लगे। उन्होंने अब्बा मियाँ से मशवरा किया और कुछ छानबीन के बाद हामी भर ली। यहाँ किस्मत अम्मा के साथ निकली, या फिर शायद बड़ी आपा ही किस्मत की धनी निकली कि आसिम बेग की वालदा उन्हें देखते ही उन पर ऐसी लट्टू हुई कि 3 कपड़ों में उन्हें ब्याह कर ले जाने पर तैयार थीं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि अम्मा उन्हें 3 कपड़ों में रुखसत कर देती। सारी ज़िंदगी जो जमा किया था उसमें से बड़ी आपा का हिस्सा निकाल कर अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें रुखसत किया। उनके मुस्तकबिल की तरफ से तो अम्मा ने पहले ही अपना इत्मीनान कर लिया था। फिर जब कुछ दिनों में उन्होंने बड़ी आपा का रंग रूप देखा जो उनकी आसूदगी का गमाज था, तो उन्हें इत्मीनान हो गया। फिर छोटी आपा थीं। शक्लो सूरत उनकी भी अच्छी थी और रंगत बाकी तमाम बहनों से साफ़। उस पर घने स्याह बालों की लंबी सी चोटी उनकी कमर पर नागन की तरह लहराया करती। कद भी ऊंचा था, लेकिन एक खामी जिसने उनकी खूबसूरत शख्सियत को दागदार कर दिया था, वो उनकी एक टांग का नुक्स था। बचपन में सड़क पार करते हुए कहीं साइकिल रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। फिर डॉक्टरों की लापरवाही की हड्डी सही जगह जमाए बगैर प्लास्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी चाल में थोड़ा लंक आ गया था। शुरू में बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे सालों में छोटी आपा ने अपने इस ऐब को कोई अहमियत नहीं दी। हालांकि बचपन में आस पड़ोस के बच्चे उन्हें लंगड़ी कहकर छेड़ा भी करते थे। एक बार वो दिल बर्दाश्ता होकर बहुत रोई थी, लेकिन अब्बा मियाँ ने इतनी नरमी से उन्हें समझाया कि फिर कभी उन्होंने किसी के छेड़ने पर बुरा नहीं मनाया। वैसे भी वो गैर मामूली ज़हीन थी, पढ़ाई में सबसे आगे, हमेशा हर क्लास में अव्वल आती रहीं और मैट्रिक से तो उनकी बाकायदा पोजीशन चली आ रही थी। इसी साल उन्होंने बीएससी किया था। वो आगे भी पढ़ना चाहती थी और उनकी जहानत और तालीमी रिकॉर्ड को देखते हुए अब्बा मियाँ की ख्वाहिश भी यही थी कि वो आगे पढ़ लें। लेकिन एक तो हालात इजाज़त नहीं देते थे, दूसरे अम्मा भी राज़ी नहीं हुई, और अम्मा से इख्तलाफ तो इस घर का कोई फ़र्द भी नहीं करता था। यूँ छोटी आपा घरदारी में लग गईं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जिस रोज़ छोटी आपा को देखने कुछ ख़वातीन आईं और उन्होंने महज उनके पैर के नक्श की वजह से उन्हें रद्द किया, उस रोज़ से छोटी आपा का मिजाज बदल गया। वो जो हर एक का मजाक अब तक बड़े ज़ब्त से सहती आई थी, इस मुकाम पर शायद ज़ब्त का दामन हाथ से छूट गया। और फिर ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। अपने ठुकराए जाने की फांस दिल में ऐसी चुभी कि वो हंसती मुस्कुराती छोटी आपा जाने कहाँ जा सोई थी कि फिर ढूंढे से ना मिली। गो कि अम्मा ऐसे मौक़ों पर इस किस्म के जुमले बोला करती थी, मेरी सोफ़िया के लिए क्या कमी है, देखना किस शान से ब्याहूँगी। ये सब अकल के अंधे, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मेरी बेटी कितनी भागवान है। और छोटी आपा नादान नहीं थी, जानती थी ये सब दिल बहलावे की बातें हैं, और अम्मा जैसे बचपन में उन्हें ऐसी बातों से बहला लिया करती थी, समझती थी अब भी वो बहल जाएंगी। और बहलना तो दूर की बात, छोटी आपा तो हत्थे से उखड़ जाती। ज़िंदगी में कभी अम्मा के सामने ज़ुबान नहीं खोली थी, लेकिन अब तो ऐसी ऐसी बातें सुना जाती कि अम्मा हैरान परेशान पूरा मुँह खोले उनकी तरफ देखे जाती। और छोटी आपा इसी पर बस नहीं करती थी। पहले खूब बोलती, उसके बाद उसी हिसाब से उनका रोना शुरू हो जाता, और आखिर में चादर ओढ़कर जो लेटती तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन्हें उठाने की। और आज जो घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी और रात का खाना खाते ही सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए थे, तो इसकी वजह यही थी कि दोपहर में बुआ कुछ ख़वातीन को लेकर आ गई थी। उन्होंने छोटी आपा को देखा और बज़ाहिर पसंद भी किया, लेकिन जब छोटी आपा उनके सामने से चलती हुई कमरे से निकली तो ख़वातीन की नज़रें दरवाजे तक उनका ताक़ुब करती गई थीं। फिर उन्होंने बुआ को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हों, क्यों बीबी, हमें पहले से आगाह क्यों ना किया कि लड़की लंगड़ी है। बुआ अपनी जगह चोर सी बनी नज़रें चुरा गईं, और अम्मा ख्वामखा गुजरे दिनों को याद करते हुए छोटी आपा के साथ होने वाले हादसे को दोहराने लगी थी। फिर जिस तरह वो ख़वातीन नाक भौं चढ़ाती हुई गईं, उससे अंदाज़ा हो गया था कि वो दोबारा नहीं आएंगी। और गनीमत हुआ कि आज अम्मा ने छोटी आपा को बहलाने की खातिर अपने मखसूस जुमले नहीं बोले, बस एकदम से खामोश हो गई थी। और छोटी आपा ने भी चुपचाप चादर में पनाह ली थी।
और तीसरे नंबर पर वो थी, यानी रबिया इकराम अली। गो के शक्लो सूरत और आदात व अतवार में बाकी बहनों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, बस कहीं कहीं थोड़ा फ़र्क नज़र आता था और यही फ़र्क उसे बाकियों में मुमताज़ भी करता था। सरो कद और सुर्खी माइल गंदमी रंगत में एक ख़ास कशिश थी, चेहरे पर नरमी थी और आंखों में संजीदगी, और शायद इसके अलावा भी कोई और बात ज़रूर थी जो उसे पहली गैर इरादी नज़र के बाद इरादी नज़र का हकदार ठहराती थी। क्योंकि सब बहनें साल 2 साल के फ़र्क से तालीमी मैदान में थीं। बड़ी आपा बीए करके निकली तो छोटी आपा बीएससी में आ गई, और छोटी आपा फारिग हुई तो अब वो बीएससी में थी। पढ़ाई में बस नॉर्मल थी, इम्तिहान सर पर होते तो जी जान से मेहनत करती और फर्स्ट डिवीज़न ले आती। छोटी आपा की तरह बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थी। उसकी एक अलग थलग सी आदत ये थी कि वह अक्सर बैठे बिठाए खो जाया करती थी। कहीं तितली देखी तब, कहीं फूल खिला तब, कभी कोई बच्चा, बस जो चीज़ उसे अच्छी लगती या मुतासिर करती थी उसे देखते ही वो खो जाती थी। नज़रें उस चीज़ पर मरकूज़ किए, पता नहीं ज़हन साथ देता था कि नहीं, वो जैसे अपने आप में नहीं रहती थी। कुछ तन्हाई पसंद भी थी और तन्हाइयों में सोचना अच्छा लगता था, और गुज़िश्ता साल तक तो उसकी सोचें घर के अफराद तक ही महदूद थीं। नरम दिली के बायस घर के मसाइल को समझती और उन पर कुढ़ती भी थी। ख़ास तौर पर छोटी आपा के बदलते रवैये ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। वो छोटी आपा को कसूरवार नहीं समझती थी, जो लोग ज़िम्मेदार थे उसे उन पर अफसोस होता था, और गुज़िश्ता साल तक उसकी सोचें बस इस हद तक महदूद थीं। फिर अचानक इनमें एक और रंग शामिल हो गया, कुछ शौक़ सा रंग। पहले दिल के दरवाज़ों पर दस्तक दी और फिर ऐवानों में जा बसा। वो हैरान थी और परेशान भी कि उसके साथ ये हादसा क्यों कर हुआ। अब्बा, मियाँ, अम्मा या किसी को भी पता चला तो सब क्या सोचेंगे कि इस घर में वो कोई निराली तो नहीं बड़ी हुई। इससे पहले 2 लड़कियां और भी इस उम्र को पहुंच चुकी हैं, और उनके साथ तो कभी कोई बात मंसूब नहीं हुई। और वो अपने बारे में सोचते हुए वो डरने लगती थी कि अगर जो कभी किसी ने उसकी आंखों में उस चेहरे का अक्स पा लिया तो क्या होगा। वो एक चेहरा जो पहली नज़र में उसे अच्छा लगा था, और अपनी आदत के मुताबिक उसे देखते ही वो खो सी गई थी, यूं कि गिरदो पेश का होश ही ना रहा था। वो चेहरा साकिब हसन का था। साकिब हसन उसकी दोस्त अनीला का भाई था। अनीला इसी साल किसी दूसरे शहर से माइग्रेट होकर उसके कॉलेज में आई थी, और शायद रास्तों से नाआशनाई की बिना पर साकिब हसन उसे कॉलेज से लेने आ गया था। वो उस वक्त कॉलेज गेट से निकल रही थी कि बिला इरादा उसकी नज़र साकिब हसन की तरफ उठ गई थी, और फिर उसे अपने अतराफ़ की खबर ना थी। बिना पलके झपकाए वो उस यूनानी देवताओं का सा हुस्न रखने वाले शख्स को देखे गई थी। इसमें उसके इरादे का कोई दखल नहीं था, बस पता नहीं कैसे वो बेबस हो जाया करती थी। उसे तो ये ख्याल भी कभी नहीं आया कि जो हरकत उससे सरजद हो रही है वो गलत है। ये ख्याल तो बहुत बाद में आता था। बहरहाल उस रोज़ साकिब हसन ने पहली गैर इरादी नज़र के बाद इरादी नज़र उस पर डाली थी जिसकी वो हकदार थी, और उसे यूँ अपनी तरफ देखते पाकर वो मुस्कुराया भी था। लेकिन वो अपने आप में कहाँ थी जो उसके मुस्कुराने का बुरा मानती या झींप जाती। वो तो उस वक्त तक उसी तरह खड़ी रही जब तक साकिब हसन अनीला को लेकर चला ना गया। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। शुरू में दोनों दूर ही दूर से एक दूसरे को देखते रहे, फिर मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, और उसके बाद फासले सिमटने लगे, और अब तो दोनों यकजान 2 कालब थे। वो बड़े एतमाद से उसके संग कॉलेज से बस स्टॉप तक का फासला तय करती थी। इस दौरान अनीला जानबूझकर कहीं पीछे रह जाती थी। पहल इस रास्ते की हमसफ़री ने उसे बुज़दिल बना दिया था। हर वक्त एक धड़का, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई आशना चेहरा अचानक सामने ना आ जाए, कहीं जो बात अब तक राज है सरेआम आकर उसे रुसवा ना कर दे। फिर शायद ये उसकी मोहब्बत का एजाज़ था कि सब धड़के, अंदेशे और खदशे कहीं पस मंज़र में चले गए थे, और वो जो बुज़दिल थी एकदम बहादुर बन गई। जो होगा देखा जाएगा। और ये सबक यकीनन उसने सिखाया था जो मर्द था, और जिसे रुसवा होने का कोई खदशा भी नहीं था। उसके बाद चौथे नंबर पर कलसूम थी, और उसके बाद हुमा। ये दोनों अभी क्योंकि लड़कपन की हदूद में थी, इसलिए खासी लाउबाली, नटखट और शरारती थी। इस घर की खामोश फ़िज़ाओं में अगर कोई हलचल मचती तो कलसूम और हुमा की वजह से। हर बात से बेनियाज दोनों का ज़्यादा वक्त बातें करने और सबको हंसाने में गुजरता था। कभी कभी अम्मा टोकती भी थीं कि इतना ज़्यादा ना हंसा करो, लेकिन अब्बा मियाँ उनकी तरफदारी करते हुए अम्मा को मना करते। नेक वक्त मत मना किया करो इन्हें, इन्हीं के दम से तो इस घर में ज़िंदगी के आसार नज़र आते हैं। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने अरूज पर थी। साकिब हसन रोज़ाना की तरह मायूस और नामुराद घर में दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर किसी का सामना करने के बजाय चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पंखा फुल स्पीड से खोलकर उसने पहले पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद किया, फिर कमीज़ के बटन खोलता हुआ पलंग पर सीधा लेट गया।
पूरा बदन जो पसीने से भीगा हुआ था उस पर पंखे की हवा एसी का काम करने लगी। आंखें बंद की तो कुछ देर को वाकई अपनी औकात भूल गया। यूँ लगा जैसे किसी आलीशान बंगले के यकबस्ता बेडरूम में महवे ख्वाब हो। वो तो जब पसीना खुश्क हुआ और पंखे की हवा मामूल के मुताबिक कुछ गर्म सी महसूस होने लगी तब उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। पहले अपने अतराफ नज़रें दौड़ाईं, फिर तवील सांस लेते हुए तकिया ऊंचा किया और नीम दराज होते हुए सोचने लगा, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। अब तो अम्मा और अब्बा के सामने जाते हुए भी शर्म आने लगी है। कितनी आस से देखते हैं वो दोनों, जैसे अभी मैं उन्हें नौकरी मिल जाने की नवीद दूंगा। 6 महीने पहले उसने अपनी तालीम मुकम्मल की थी और उसके फ़ौरन बाद से ही वो जॉब की तगोदो में लग गया था, लेकिन अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। घर का सबसे बड़ा लड़का होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उस पर थीं और सब उसी से आस लगाए बैठे थे, और कोई एक फ़र्द तो था नहीं। अब्बा जो रिटायर हो चुके थे, अम्मा, 3 बहनें और एक भाई। जब से अब्बा रिटायर हुए थे घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। आमदनी के नाम पर सिर्फ उनकी पेंशन थी और इतनी रकम में घर की गाड़ी चलाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। अम्मा ने फ़ौरन ही मशीन संभाल ली। बड़ी दोनों बहनें पढ़ाई छोड़कर घर बैठ रहीं। अलबत्ता अनीला को पढ़ने का शौक़ था और वह किसी तरह इससे दस्तबरदार ना हुई। फिर आकिब था जो अभी मैट्रिक में पढ़ता था। एक तरह से मसाइल का बारे गिरां था और वसाइल भी कुछ ऐसे नहीं थे। फिर बहनें भी शादी की उम्रों को पहुंच चुकी थीं और ये सब उसी को करना था। ये सारे मसाइल देखते हुए वो चाहता था कोई अच्छी जॉब मिले जो उसके सारे मसाइल को पल में नहीं तो रफ्ता रफ्ता ज़रूर हल कर दे, और ऐसी नौकरी जिसकी मामूली सी तनख्वाह में पूरा महीना चलना भी मुश्किल नज़र आता। अगर मिलती भी थी तो उसने कबूल नहीं की। और फिर जब से रबिया उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो अपने बारे में भी सोचने लगा था, लेकिन यह ख्याल ज़रूर था कि बहनों के फ़र्ज से सुबकदोश होने के बाद ही वो अपने लिए कुछ कर सकेगा, और इन फ़राइज़ से आहदा बरा होने में पता नहीं कितना वक्त लगे, साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा। और क्या इतना अरसा रबिया उसका इंतज़ार कर सकेगी? ये ख्याल आज अचानक ही उसे आया था, इस वक्त जब वो हर तरफ से मायूस होकर घर लौट रहा था, और जब फिर वो इसी नहज पर सोचने लगा। रबिया उसकी मोहब्बत थी और वो उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसे पाने के लिए ज़रूरी था कि वो जल्द से जल्द ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो बल्कि बहनों की जिम्मेदारियों से भी फारिग हो जाए, और यहाँ रहकर तो ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था कि इतनी कम मुद्दत में वो ये सब कर ले। क्यों ना मैं कहीं बाहर निकलने की कोशिश करूं, मिडल ईस्ट या कहीं और, उसने सोचा, और इस सोच के साथ ही टूटती आस फिर से बंधने लगी थी। बाहर जाकर तो जैसे लोगों के हाथों में अलादीन का चिराग आ जाता है, देखते ही देखते छोटे घरों की जगह बड़े बड़े घर तामीर हो जाते हैं। यकीनन मैं भी 1 साल में अपने सारे मसाइल से निकलकर रबिया के लिए एक बड़ा सा घर लूँगा, और 1 साल कोई इतना ज़्यादा तो नहीं होता, पलक झपकते में गुजर जाता है। मैं रबिया से कहूँगा, भाई। वो जाने क्या कुछ सोचे जा रहा था कि अनीला ने दरवाजे में झाँक कर उसे पुकारा। वो चौंका और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। अम्मा खाने के लिए बुला रही हैं, अनीला ने कहा तो वो तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर उसके साथ ही दूसरे कमरे तक आया। वो दस्तरखान पर सब बैठ चुके थे, वो भी खामोशी से बैठ गया। तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला, अम्मा सालन का डोंगा उसके आगे रखते हुए बोली। मैं अपने कमरे में चला गया था, वो धीरे से बोला। कुछ काम बना? अम्मा ने उसे बगौर देखते हुए पूछा। काम बनता तो सीधा अपने कमरे में क्यों चला जाता, पहले तुम्हें इतला ना देता? उसका जवाब अब्बा ने दिया तो अम्मा बुरा मानते हुए बोली, ज़रूरी तो नहीं पहले मुझे इतला करता, आखिर थका हुआ आया था, कुछ देर आराम करने लेट गया होगा। बस करें अम्मा, उसने टोक दिया। अब्बा ठीक कह रहे हैं, अगर काम बनता तो मैं थका हुआ होने के बावजूद आपको इतला देता। चलें भाई पहले खाना खाएं। शकीला ने उसकी प्लेट में रोटी रखी, फिर अम्मा और अब्बा को मुखातिब करके कहने लगी, कम अज़ कम खाना तो आराम से खाने दें, ये सारी बातें आप बाद में भी कर सकती हैं। शकीला के टोकने का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, खाना खामोशी से खाया गया। उसके बाद अब्बा छोटे कमरे में चले गए। शकीला और नबीला बर्तन समेटने लगीं। अनीला ने फ़र्श साफ़ करके सोने के लिए नीचे दरी बिछा दी और वो अम्मा के साथ उनकी चारपाई पर आ बैठा। गो के खाने के बाद उस पर भी सुस्ती सवार हो गई थी और दिल चाह रहा था चुपचाप जाकर सो जाए, लेकिन महज इस ख्याल से अम्मा के पास बैठ गया कि उन्हें अपने इरादे से आगाह कर सके कि यहाँ नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरने से बेहतर है कि वो कहीं बाहर निकल जाए, और जितनी भाग दौड़ वो यहाँ नौकरी हासिल करने के लिए कर रहा है, इतनी भाग दौड़ और कोशिश बाहर जाने के लिए करे। इसमें उन सब का फ़ायदा है। अभी वो बात करने की सोच ही रहा था कि शकीला और नबीला भी फारिग होकर उनके पास आ बैठी, और जिस अंदाज से वो बैठी उससे वो समझ गया कि वो कोई बात करना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी बात रोककर उन दोनों की तरफ देखने लगा।
بھائی ایک دن آپ اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے، شکیلہ اسے متوجہ پا کر کہنے لگی۔ وہی جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس کی اپنی کنسٹرکشن فرم ہے، پتہ نہیں کیا نام لے رہے تھے اس کا۔ شہروز احمد، اس نے کہا۔ ہاں وہی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی جگہ خالی ہو، اور اگر نہیں بھی ہوگی تو وہ آپ کے لیے۔ باقی بات اس نے خود ہی مکمل نہ کی کہ بھائی خود ہی سمجھ جائے گا۔ ہاں، اس نے گہری سانس کے دوران ہاں کہتے ہوئے شکیلہ کی بات کاٹ دی، پھر اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اماں میں اب کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اماں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں سوچ رہا ہوں یہاں مارے پھرنے سے بہتر ہے کہیں باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ پھر سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، دیکھیں نا اماں، یہاں نوکری کرنے سے کیا ملے گا؟ 1200-1500 روپے یا پھر زیادہ سے زیادہ 2000، تو بیٹا آمدنی کا کچھ ذریعہ تو ہو جائے گا نا۔ اماں ہمیں اب صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر نہیں کرنی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ شکیلہ، نبیلہ پڑھائی سے فارغ ہو کر گھر بیٹھی ہیں، کل کو انیلا بھی فارغ ہو جائے گی تو کیا ہمیں ان کی شادیاں نہیں کرنی؟ اور پھر گھر کی حالت آپ دیکھ رہی ہیں، اس گھر میں کوئی اچھا رشتہ تو آنے سے رہا، جبکہ میں گھر ٹھیک ٹھاک کر کے بہنوں کو اچھی جگہ بیاہنا چاہتا ہوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اماں کہ میں باہر جا کر کام کروں۔ آپ نہیں جانتی وہاں کی محنت مزدوری سے جتنا پیسہ ملتا ہے اتنا تو یہاں کی افسری سے بھی نہیں ملتا۔ اس نے اچانک جس مسئلے کو چھیڑ دیا تھا اس سے اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ دیکھیں نا اماں، یہی 2-4 سال ہیں، اگر میں نے یہاں گنوا دیے تو ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ شکیلہ کی عمر 2-4 سال بعد آپ کی سوچ میں کتنی ہوگی؟ کہتے تو تم ٹھیک ہو، اماں پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن بیٹا باہر نکلنے کے لیے کچھ روپیہ چاہیے ہوگا۔ چاہیے تو ضرور، لیکن اسے آپ مسئلہ نہ بنائیں، کہیں سے بھی قرض لے لیتے ہیں، کچھ آپ کچھ میں۔ اماں میں 2 مہینے میں لوٹا دوں گا، اماں کے خاموش رہنے پر کہنے لگا۔ پھر آپ اجازت دے رہی ہیں میں کوشش کروں؟ کیا کوشش کرو گے؟ کسی بھی ایجنسی سے رابطہ کروں گا، وہ 15-20 ہزار لے کر مجھے باہر بھیج دیں گے۔ وہ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، یہاں سے وہ جس کام کے لیے بھیجیں گے چلا جاؤں گا، وہاں جا کر میں اپنے طور پر کوشش کر کے مزید اچھا کام تلاش کر لوں گا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں، نبیلہ نے اس کی تائید کی۔ جیسے تم مناسب سمجھو بیٹا، مگر اصل مسئلہ تو 15-20 ہزار کا ہے۔ اماں شش و پنج کی کیفیت میں تھیں۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اماں، آپ جس سے بھی میرے باہر جانے کا کہہ کر قرض لیں گی وہ انکار نہیں کرے گا۔ آپ بڑے ماموں سے کہیں یا چچا جان سے، اور جو کمی بیشی ہوگی وہ میں اپنے دوستوں سے پوری کر لوں گا۔ واپسی کی بالکل فکر نہ کریں، میں 2 مہینے میں سب کو رقم لوٹا دوں گا۔ میں تمہارے ابا سے بات کروں گی۔ صرف بات نہیں اماں، انہیں قائل بھی کرنا ہے، اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس تو طے ہو گیا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے اندر ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ پیدا کر چکا تھا۔ وہ خواتین جو چھوٹی آپا کو دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی ہوئی گئی تھیں وہ پھر آ گئیں۔ اماں کو حیرت لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ اسی طرح عزت سے بٹھایا اور بیٹھتے ہی ایک خاتون کہنے لگی، ہمیں لڑکی تو اسی دن پسند آ گئی تھی، بس ذرا ہم آپس میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اظہار نہیں کیا اس دن۔ اماں نے تحمل سے ان کی باتیں سنی اور پھر لڑکے کی بابت معلوم کیا۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ لڑکا پرائیویٹ کمپنی میں اسٹور کیپر ہے تو اماں نے انہی کا جواب لوٹا دیا، میں اپنے میاں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گی۔ بہن مشورے کی کیا ضرورت ہے، کل گھر آ کر لڑکے کو دیکھ لیں اور بات پکی کر لیں۔ نہیں بی بی، یہ عمر بھر کا معاملہ ہے، اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانے سے بات نہیں بنے گی۔ میں اطمینان سے اپنے میاں سے مشورہ کر لوں پھر کوئی جواب دے سکوں گی۔ اماں نے سہولت سے انہیں سمجھا دیا۔ جب وہ خواتین دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئیں تو اماں مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہی تھیں۔ وہ سب بہنیں حیران تھیں کہ یہ اماں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کتنی فکر مند رہتی تھی چھوٹی آپا کی طرف سے، اور اب جب ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بجائے خوش ہونے کے منہ پھلائے پھر رہی ہیں۔ کلثوم اور ہما کچھ دیر تک تو اماں کا موڈ دیکھتے ہوئے خاموش رہیں، لیکن زیادہ دیر تک ان سے برداشت نہیں ہوا۔ چھوٹی آپا کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پہلے دبی دبی مسکراہٹ ہونٹوں پر مچلی، پھر بے ساختہ ہنسی کے دوران دونوں نے گانا شروع کر دیا، بنو رانی دلہنیا بنے گی، کورے ہاتھوں میں مہندی رچے گی۔ ارے، ربیہ نے ان دونوں کو روکنا چاہا، لیکن جب چھوٹی آپا پر نظر پڑی تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ چھوٹی آپا بظاہر ان دونوں کو گھور رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بکھرے ان گنت رنگ اس بات کا عکاس تھے کہ انہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے چھوٹی آپا کے چہرے پر پھیلی کوس و قزح کو دلچسپی سے دیکھا، پھر عادت کے مطابق جانے کہاں کھو گئی۔ نظریں ان کے چہرے پر جمی تھیں اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔
उसी वक्त अम्मा कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर तक खामोशी से एक एक के चेहरे को देखती रहीं, फिर कदरें ऊंची आवाज़ में डांटते हुए बोली, ये क्या हंगामा मचा रखा है, बंद करो ये सब। अम्मा, खुशी का मौका है, कुलसुम ने कहा तो अम्मा को मज़ीद गुस्सा आ गया। खुशी का मौका? कैसी खुशी? कहाँ की खुशी? क्या हुआ है इस घर में? क्या तुम्हारे बाबा की कोई लॉटरी निकली है? अम्मा, ये सब तो छोटी आपा के लिए, उसने डरते डरते अम्मा की तरफ देखते हुए कहना चाहा, लेकिन अम्मा की घूरती नज़रों के सामने उसकी ज़ुबान बंद हो गई। चलो उठो तुम सब यहाँ से, रात के खाने की फ़िक्र है कि नहीं? अम्मा ने सबको उठा दिया। रबिया, सालन चढ़ा दो और तुम आटा गूंद कर रोटी पकाओ। वो खामोशी से उठी और छोटी दोनों को अपने साथ आने का इशारा किया तो वो दोनों बुरा सा मुँह बनाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। रात में वो हस्बे आदत सितारों के झुरमुट में उस मानूस चेहरे की शोखियाँ देखते हुए ख्वाबों की सरजमीन पर भटकने लगी थी, जब अम्मा की आवाज़ ने उसे हकीकत की दुनिया में ला खींचा। वो अब्बा मियाँ की चारपाई के पास खड़ी उन्हें मुखातिब करके कह रही थी, सो गए क्या इकराम अली? नहीं तो। अब्बा मियाँ ने आंखों से बाजू हटाया, फिर उठकर बैठ गए और अम्मा उनके पास बैठती हुई यूं बेटियों की तरफ देखने लगीं जैसे अंदाज़ा कर रही हूँ कि सब सो गई हैं या नहीं। उसने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। अम्मा अपना इत्मीनान कर लेने के बाद अब्बा मियाँ से कहने लगी, आज फिर वो औरतें आई थीं अपनी सोफ़िया के लिए। क्या कह रही थी? अब्बा मियाँ के लहजे में बेसब्री थी। कह रही थी, हमें लड़की पसंद है, अब आप लड़के को देखकर बात पक्की कर लें। चलो अल्लाह का शुक्र है, अब तुम। लेकिन इकराम अली, अब्बा मियाँ की बात पूरी होने से पहले अम्मा बोल उठी, हमें लड़का देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बगैर देखे ही? नहीं, बल्कि मैं यहाँ सोफ़िया की शादी नहीं करूँगी। क्यों? लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में स्टोर कीपर है, ना ज़ाती घर और ना ही आमदनी का कोई और ज़रिया है, जबकि घर के अफराद भी माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। ऐसे हालात में तो मेरी बेटी। नेक वक्त, अब्बा मियाँ ने टोक दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं। तुम्हारी बेटी भगवान हो जो उस घर में जाते ही। नहीं इकराम अली, बेटियों के नसीब खोल कर नहीं देखे हमने, और अगर मुझे अपनी बेटी के भगवान होने का पुख्ता यकीन हो तब भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और जहाँ तक अल्लाह पर भरोसा करने की बात है तो अल्लाह पर भरोसा है, जभी तो मैंने उम्मीद का दामन थाम रखा है कि जिस तरह बड़ी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई, इसी तरह बाकियों की भी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस भरोसे पर आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा दूं कि अल्लाह बचा लेगा, तो ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये भरोसा नहीं, हमाकत है। अल्लाह कहेगा कि क्या मैंने तुम्हें अकल नहीं दी थी? तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें सोफ़िया के पैर का नक्श नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसके लिए दामन फैला रहा है तो इनकार मत करो। अब्बा भी ज़ोर देकर बोले कि शायद अम्मा नरम हो जाएं। कैसी बातें कर रहे हो इकराम अली, एक मामूली सा नुक्स ही तो है। कौन सा खुदा ना खास्ता मेरी बेटी लूली लंगड़ी है? वो कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी। उसमें अगर ऐब है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो ऐरा गहरा उसका हाथ मांगे मैं उसे ही थमा दूँ। मैं उसके लिए भी उसी तरह सोचती और चाहती हूँ जो बड़ी के लिए चाहा। और ज़रा ईमानदारी से बताओ, बड़ी को आसूदा हाल देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? क्यों नहीं, उसे देखकर तो आंखों में और सीने में ठंडक उतर आती है। बस तो बाकियों की तरफ से भी मैं अपनी आंखें ठंडी रखना चाहती हूँ। अम्मा के फैसला कुन अंदाज पर अब्बा मियाँ खामोश हो रहे। मैं कल ही बुआ को बुलवाकर उन्हें मना करवा भेजूँगी और बुआ से भी साफ साफ कह दूँगी कि रिश्ते लाए तो अच्छे घरों के लाए, वरना अपने घर बैठी रहे। ऐसे घर में बेटी ब्याहने से बेहतर है मैं बेटी को अपने घर बिठाए रखूँ। आगे की 100 परेशानियों से ये एक परेशानी गनीमत है। फिर उठते हुए बोली, ऐसी कोई उम्र नहीं निकली जा रही हैं लड़कियों की, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देगा। हाँ, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब्बा मियाँ दोबारा लेटते हुए बोले तो अम्मा अपनी चारपाई की तरफ चली गई। मैंने अम्मा को अपनी चारपाई पर बैठते और फिर लेटते महसूस किया। फिर तवील सांस लेते हुए पलकों के दर खोल दिए। खुले आसमान पर सितारे उसी जगह जगमगा रहे थे और ऐन नज़रों के सामने वही सितारों का झुरमुट और उसमें से झांकता वही मानूस चेहरा। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसे छोटी आपा के चेहरे पर फैले कोसे कज़ा के रंग याद आने लगे और उसने सोचा, सुबह जब छोटी आपा को मालूम होगा कि अम्मा ने उनके लिए आया हुआ पैगाम रद्द कर दिया है तो पता नहीं उनके एहसासात क्या होंगे। गो कि अम्मा गलत नहीं सोच रही। हर माँ की तरह उनकी भी यही ख्वाहिश है कि बेटियाँ खुशहाल घरों में जाएं, लेकिन इस ख्वाहिश को जिस तरह उन्होंने अपने आप पर तारी कर लिया है वो यकीनन ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से तो किसी ने छोटी आपा के लिए हामी भरी है और अम्मा उसे भी अपनी ख्वाहिश की नज़र कर रही हैं। कम अज़ कम छोटी आपा से तो पूछ लें कि वो क्या चाहती हैं। हो सकता है छोटी आपा हर किस्म के हालात में गुजारा करने का हौसला रखती हों, और छोटी आपा ही क्या, ऐसा हौसला तो हर लड़की माँ के पेट से लेकर पैदा होती है। इसके साथ ही वो अपने बारे में सोचने लगी और अपने लिए सोचते हुए साकिब हसन का ख्याल आया
तो अचानक दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इन धड़कनों में कोई खुशगवार सा एहसास नहीं जागा था, बल्कि एक अनजाना खौफ, और खौफ में धड़का कि साकिब हसन भी तो हालात का शिकार और बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ शख्स है। वो अम्मा के म्यार पर क्यों कर पूरा उतरेगा? मेरे खुदा! उसने बेतहाशा धड़कते दिल पर दोनों हाथ रख दिए। मैं तो साकिब हसन के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और जो अम्मा ने उसे रद्द कर दिया तो मैं क्या करूँगी? बहुत देर तक वो इसी अंदाज से सोचती रही और आखिर में इस तरह अपने आप को बहलाया। वो जॉब की कोशिश कर तो रहा है, और जब तक छोटी आपा की शादी हो तब तक हो सकता है वो किसी काबिल हो चुका हो। सुबह वो अपने मामूल के मुताबिक उठी, नमाज से फारिग होकर अम्मा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता करने के बाद कॉलेज चली गई। रात की सोचों ने उसे खासा पसमर्दा कर दिया था। पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा, और फिर आज अनीला भी नहीं आई थी, जिससे वो कुछ मायूस हो गई थी। उसने सोचा था अनीला को लेने के बहाने साकिब हसन आएगा तो वो उसे हालात बताते हुए अपने खदशात का इजहार भी कर देगी, और अब साकिब के आने की उम्मीद भी कम थी। उसने बहुत बेदिली से पीरियड्स अटेंड किए और आखिरी पीरियड तो छोड़ ही दिया। कुछ देर यूं ही लाइब्रेरी में बैठी, उसके बाद घर जाने का इरादा करके उठ गई। कॉलेज गेट से निकली तो सामने ही साकिब हसन खड़ा नज़र आया, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी थी। मेरा ख्याल था आज तुम नहीं आओगे, वो उसके करीब पहुंचते ही कहने लगी। क्यों? वो मुस्कुराया। अनीला जो नहीं आई। बेवकूफ़ लड़की, अनीला का तो सिर्फ बहाना होता है, वरना। वो शौक़ी से बोला। अच्छा चलो, वो उसकी शौक़ नज़रों की ताब ना लाकर बोली, और इससे पहले ही कदम आगे बढ़ा दिए। सुनो, वो उसके साथ कदम मिलाते हुए बोला। मेरे साथ चलो। चल तो रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है किसी ऐसी जगह जहाँ कुछ देर बैठकर हम इत्मीनान से बातें कर सकें। वो एकदम कदम रोककर उसकी तरफ देखने लगी तो वो फ़ौरन बोला। मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, और कुछ ज़रूरी बातें तो उसे भी करनी थी। फिर वो भी सोच में पड़ गई। चलो, अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं होता तो ना सही। वो उसे सोच में देखकर मसालेहाना अंदाज में बोला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने कहा, और फिर वो मखसूस माहौल की परवरदा लड़की दिल में कुछ डर कुछ खौफ लिए कुछ झिझकती हुई उसके साथ चल पड़ी। करीब ही एक पार्क था और इस वक्त वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे। वो उसे लेकर उसी में दाखिल हो गया और किनारे रखी बेंच पर बैठे तो कुछ देर तक दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश रहे थे। तुम्हें कोई ज़रूरी बात कहनी थी, आखिर उसने खुद ही पहल की, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं चाहती थी जल्द वो अपनी ही बात कहकर वहाँ से उठ जाएं। हाँ, वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ जॉब तलाश करने का सिलसिला तर्क कर दिया। क्यों? इसलिए कि अब मैं बाहर जाने की सोच रहा हूँ, बल्कि आज से मैंने कोशिश भी शुरू कर दी है। तो क्या तुम चले जाओगे? उसकी सादगी से पूछने पर वो हंस पड़ा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ रबिया, वो संजीदा होते हुए बोला। देखो ना, अगर मैं यहाँ रहा तो अपनी ज़िम्मेदारियों से निकलने के लिए मुझे एक तवील मुद्दत दरकार होगी, और इतनी तवील मुद्दत तुम मेरा इंतज़ार करने का इकरार कर भी लो तो मेरा ख्याल है तुम्हारे वालिदैन कभी भी तुम्हारे इकरार का भरम रहने नहीं देंगे। उसके खामोशी से सर झुकाने पर कहने लगा। इसीलिए मैंने बाहर जाने का फ़ैसला किया है। साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे। मैं बहनों की शादियों से फारिग हो जाऊंगा, और 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। इतनी मुद्दत तो तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो ना? मैं तो एक उम्र तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, वो उसी तरह सर झुकाए हुए बोली। लेकिन अभी तुमने खुद कहा ना कि मेरे वालिदैन इंतज़ार नहीं करेंगे, और यह हकीकत है साकिब हसन के अम्मा छोटी आपा की शादी करते ही मेरी फ़िक्र में लग जाएंगी, और हमारे घर का माहौल हमें बोलने की इजाज़त नहीं देता। अब्बा मियाँ ने तमाम इख्तियारात अम्मा को सौंप रखे हैं, और अम्मा जो मुनासिब समझती हैं करती हैं। बड़ी आपा की शादी हुई, अम्मा ने इशारे कनाए में भी उनकी मर्ज़ी मालूम करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह छोटी आपा के साथ कर रही हैं, और मैं उनसे अलग तो नहीं हूँ। यकीनन मेरे बारे में भी वो खुद ही फ़ैसला करेंगी। इसका मतलब है इससे पहले कि कोई और तुम्हारा तलबगार बनकर सामने आ जाए, मैं अभी अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेज दूँ। नहीं, वो फ़ौरन बोल पड़ी। क्यों? वो मुताज्जब हुआ और वो शशो पंच में पड़ गई। कैसे उससे कहे, और पता नहीं अपनी बात समझा भी सकेगी या नहीं। बताओ ना रबिया, क्या बात है? वो उसे सोचते देखकर पूछने लगा। सुनो साकिब हसन, कोई गलत राय कायम मत करना। असल में अम्मा अपनी बेटियों की शादियाँ उन घरों में करना चाहती हैं जो खुशहाल हों और जिनमें बहुत ज़्यादा मसाइल ना हों। अभी कल ही अम्मा ने छोटी आपा के लिए आया हुआ प्रपोज़ल महज इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि लड़का स्टोर कीपर था और उसके कांधों पर घरेलू जिम्मेदारियों का भार भी था। तुम क्या कहना चाहती हो? वो शशो पंच की किसी कैफियत में बोला। यही कि ऐसे हालात में, जबकि अभी तुम अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हुए, अपने घर वालों को भेजोगे तो अम्मा नहीं मानेंगी, और एक बार अगर इनकार हो गया तो दोबारा की गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना?
वो ज़रा सा सर ऊंचा करके उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ। हाँ की सूरत में उसके सीने में दबी सांस होंठों की कैद से आज़ाद हुई, फिर फ़ौरन ही वो होंठ भींच गया। साकिब हसन की आंखों में सोच की परछाइयाँ उतर आई थीं और पेशानी पर लकीरों का हल्का हल्का जाल बनता चला जा रहा था। वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि कोई गलत राय कायम मत करना। असल में अम्मा सिर्फ माँ बनकर सोचती हैं और शायद अपनी पूरी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए ही उन्होंने बेटियों के लिए इस अंदाज से सोचना शुरू किया है। शायद तुम यकीन ना करो, वो तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर किसी बेटी को खुशहाल घराना ना मिला तो वो उसे सारी ज़िंदगी अपने पास बिठाए रखेंगी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, अम्मा ही क्या, मैं समझती हूँ हर माँ अपनी बेटियों के लिए ऐसी ख्वाहिश रखती होगी। ये और बात है कि ज़्यादातर माएँ बेटियों की बढ़ती हुई उम्र से घबरा कर अपनी ख्वाहिश का गला घोंट देती हैं और जैसा भी बर मिले उसे बेटी का नसीब समझकर कबूल कर लेती हैं। लेकिन अम्मा ज़रा मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल है वो कभी भी अपनी ख्वाहिश का गला नहीं घोंटेंगी। उसकी सारी बात सुनकर भी वो खामोश बैठा रहा तो वो उलझ गई। तुम कुछ कहोगे नहीं? वो उसकी मजबूत कलाई पर अपना हाथ रखकर हिलाते हुए बोली तो वो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसका हाथ थाम लिया। क्या कहूँ? मेरी इतनी सारी बातों के जवाब में कुछ भी। रबिया, वो उसके हाथ पर दबाव डालकर बोला, तुम मेरी मोहब्बत हो। ज़िंदगी की तवील शाहराह पर मैं तुम्हारे बिना चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुमने अच्छा किया जो अपनी अम्मा के ख्यालात से मुझे आगाह कर दिया। अब मैं अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दूँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी मुकाम पर पहुंचकर उनके सामने आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? उसने खामोशी से सर झुका लिया तो कहने लगा, बहरहाल तुम अपने दिल को अंदेशों की आमाज का मत बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी छोटी आपा की शादी होनी है। उम्मीद है उस वक्त तक मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। बस तुम मेरी तरफ से दिल में कोई बाल मत लाना। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहूँगा। और तुम भी रबिया, अपने आप को मेरी अमानत समझो। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे जान से भी गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊँगा। प्लीज़। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी, ऐसी बातें मत करो। देखो, रोने की कोशिश मत करना। जिन आँखों में मोहब्बतों के दीप जलते हों उनमें पानी नहीं उतरना चाहिए, वरना। वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही पलकें झपका झपका कर सारा पानी अपने अंदर उतार गई। गुड। मोहब्बतों के दीप कभी बुझने मत देना। वो हल्के से मुस्कुराई, फिर उठते हुए बोली, अब चलो, काफ़ी देर हो गई है। चलो। वो भी खड़ा हो गया, फिर उसके साथ चलते हुए कहने लगा, सुनो, अब मैं रोज़ाना तुमसे मिलने नहीं आ सकूँगा। क्यों? वो घबरा कर बोली, बेवकूफ़ लड़की, भाग दौड़ करूँगा तो काम बनेगा ना। अलबत्ता जिस दिन फारिग होऊंगा आ जाऊँगा। तुम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। उसने सर हिलाया और अपने रूट की बस देखकर जल्दी से उसे खुदा हाफिज़ कहती हुई बस में सवार हो गई।